नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे राजीव सराफ। राजीव जी, आपका स्वागत है। राजीव जी का परिचय करवा दूं, ये कांग्रेस के बड़े पुराने नेता हैं और इस वक्त बतौर प्रवक्ता कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम गीता कुरान की बात करती है। क्या कांग्रेस पे ये एलिगेशन नहीं लगते हैं कि वो भी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है? देखिए विनोद जी, कांग्रेस हमेशा जो है इक्वलिटी में बिलीव करती है और कांग्रेस का हमेशा कभी ऐसा नहीं रहा। कई दफ़ा तो कांग्रेस पे एलिगेशन भी लगते हैं कि एक पर्टिकुलर के किसी का फेवर करते हैं या वो करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे आप जहाँ भी देखो, हमने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को और इन सब चीज़ों को मद्देनजर, अगर हमारी यहाँ पोस्टें भी निकलती हैं या कहीं नौकरी होती है तो उसमें हर एक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब का बीच में रखा जाता है। लेकिन राजीव जी, जब आप बात करते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लेकर सर्वे करवाया जाएगा और राहुल गांधी एक्सरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या एक विशेष वर्ग को अपीज करने की बात नहीं है ये कि देखिए संपत्ति ला करके हम आपको देंगे? नहीं, देखिए कोई किसी संपत्ति तो ऐसे, वो आपका एक परसेप्शन की बात है कि संपत्ति किसी कोई ले सकता है, पर एक इंटरव्यू में एक किसी जगह में अब उन्होंने कहा था कि के शेप में इंडिया जो है जा रहा है, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये पिछले 5-6 सालों में ही ये 20-22 लोग उद्योगपति ही क्यों मतलब एबनॉर्मल हाइक ले गए और इतने इनका राइज हुआ, तो कुछ तो कारण होगा। या गवर्नमेंट उनके साथ है, उनके फेवर में है, और गवर्नमेंट जहाँ होगी तो वहाँ अवश्य उनकी तरक्की जो दिन दुगनी और रात चुगनी होगी। लेकिन आपके कार्यकाल में भी ये कहा जाता रहा स्टार्टिंग में ही कि कांग्रेस की सरकार टाटा और अंबानी की सरकार है, ये लेफ्ट कहते रहे, लेफ्टिस्ट। देखिए विनोद जी, कहने को तो कोई भी कुछ कह ले, लेकिन असल में प्रैक्टिकली मैं आपको ये बात बताऊं कि जब आज़ादी हुई तो तब भी टाटा को डेवलप किया गया या किया। उद्योगपति एक कंसेप्ट होता है, हमारा शुरू से कांग्रेस का यही रहा था कि इंडस्ट्रीज़ लगें, लोगों को अपनी नौकरियाँ मिलें। जितनी इंडस्ट्री होगी कंट्री तरक्की करेगी, क्योंकि यूरोप में भी आप देखो, जिस कंट्री के पास इंडस्ट्री ज़्यादा है उसके पास रोज़गार ज़्यादा है, उसकी खुशहाली और तरक्की ज़्यादा है। तो अब जबकि आप देख लो, जीएसटी आ गया, नोटबंदी आ गई, उससे छोटे उद्योग बंद हो गए, लोगों में बेरोज़गारी बढ़ गई, हर एक घंटे में पढ़े लिखे लड़के का सुसाइड हो रहा है। तो इस तरह की कई बातें हैं। तो अब उस समय के आप देखो, 70 साल में अगर आप टाटा, तो तब भी था, जब आज़ादी हुई तब भी टाटा कंपनी थी और टाटा थे। तो उनका अब 70 सालों में तो अब आप देख लो, अपना कोई भी एक काम करेगा वो भी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। उनकी कई 3 पीढ़ियां हैं इसमें लगी हुई। फिर आप अंबानी और अडानी को लिए हो हल्ला क्यों करते हैं? देखिए, ये भी वही चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगे, ये भी चाहते हैं ये घराने बड़ा काम करे ताकि रोजगार मिल सके, लेकिन आपको इससे दिक्कत है। विनोद जी देखिए, ये चाहते हैं इंडस्ट्री किसकी लगे, हमारी लगे, हम ही करें, आई मी माई सेल्फ, हमारा हर प्रोडक्ट में हम ही हो। लेकिन नहीं चल सकता ऐसा, आपको सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। और मतलब मान लो ये जॉब कितनी दे सकते हैं, मान लो 2 इंडस्ट्री को डेवलप हो जाती है अंबानी अडानी की, तो कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं? अगर ऐसी कई सैकड़ों इंडस्ट्री हो तो हर जगह एक इंडस्ट्री में मिनिमम 20 से 25 लोग होते हैं, और ऐसे छोटे छोटे उद्योग में लोगों ने तरक्की भी की है। पंजाब आज खुशहाल है ड्यू टू इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की वजह से। इसी तरह अब गाज़ियाबाद जो एक टाइम में क्राइम का एरिया माना जाता था, आज गाज़ियाबाद इंडस्ट्री में नंबर 1 हो चुका है। तो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी देनी पड़ती हैं, वैसे उद्योग भी लगाने पड़ते हैं और ऐसी राहतें भी देनी पड़ती हैं जिससे कंपनियां चलें। लोकसभा के संचालन में भी आपने बाधित किया था कि चर्चा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबानी और अडानी के साथ क्या रिश्ता है। ये नहीं, इतनी इस स्टेज तक आप पहुँच गए थे? सर देखिए विनोद जी, कई फ़ोटो ऐसे वायरल हैं जिसमें जहाज़ में बैठे हुए हैं, उन्होंने यात्रा वाड्रा के साथ फोटो याद है आपको? किसके? वाड्रा के साथ, अशोक गहलोत के साथ, अडानी का। मेरी बात सुनिए, मैं उसी पे आता हूँ। मैं ये आपको कह रहा हूँ, आप एक बॉडी का लैंग्वेज देखिए, पोस्चर देखिए, और उस तरह का फ़ोटो जिसमें वो जहाज़ में जा रहे हैं और उस तरह रिलैक्स मूड में बैठे गपशप लग रही है, वो उस फोटो को लेके था। और दूसरा एक और इनका टूर था, उसमें अडानी का ही जहाज़ लिया गया था जिसमें गए। बाकी आपने बात की वाड्रा की बात की, मैंने अशोक गहलोत की बात देखिए, और भी नए पैक्ट हो रहे हैं। देखो वाड्रा तो सच कोई ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं है, तो मैं आपकी देखिए, उनकी हो सकता है जान पहचान हो, नहीं हो, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन अशोक गहलोत जी जब चीफ मिनिस्टर थे
हो सकता है वहाँ उनका कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इंडस्ट्री हो, या देखिए हर चीफ मिनिस्टर चाहता है कि मेरे यहाँ खुशहाली हर हो। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहे तो आपको दिक्कत हो जाती है। वो सिर्फ 2-4 को ही देख रहा है जी। ना, आपने उसके चश्मे में वही 2-4 है जी। जिन्हें हम दो हमारे दो, उसके अलावा उनकी सोच नहीं है। लेकिन जहां मैं बात कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो वो चाहता है कि उद्योगपति आए और मेरी स्टेट के बेरोजगार लोग इसमें जॉब करें। इसलिए अगर वो चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियस है कोई इंडस्ट्री लगानी होगी, इतनी नौकरियां देनी होंगी, वो चीज़ होगी। ये तो वो हो गया ना, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती, वो आप भी बढ़ते हैं तो होते हैं बदनाम। आप करें तो आपका चश्मा अलग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें तो आपका चश्मा दूसरा हो जाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर चीफ मिनिस्टर के पास कोई और भी उद्योगपति आना चाहे और वो कोई वैसे ही प्रधानमंत्री के पास उद्योगपति आते हैं, ये ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ कम आते हैं। नहीं, वो तो चलो आप उस साइड पे ले जाओगे तो वो बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आए थे ये अडानी को पावर का प्रोजेक्ट देने आए थे जी। आप ऐसी कई बातें बाकी ये कंट्रीज ने में भी उठाई हैं, तो उस पर कोई आपने कटाक्ष नहीं किया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं बीजेपी का आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से आप आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, क्या ये दहशत का खेल नहीं है? देखिए, संविधान बदल दिया जाएगा, इज इट पॉसिबल? संविधान को बदला जा सकता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। विनोद जी, इनके कई बयान आ चुके हैं। इनका लल्लू सिंह अयोध्या का ये कहता है कि हम संविधान बदलेंगे। इनका हेगड़े, हेमंत हेगड़े हैं, वो कर्नाटका से मेंबर पार्लियामेंट है, वो कहते संविधान बदलेंगे। एक इनकी लेडी ज्योति मिर्जा है, वो कहती संविधान बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस पर कोई ये टिप्पणी वगैरह नहीं करते, उस पर कोई ये नहीं कहते कि वे गलत कर रहे हैं। कम से कम अगर आप वो कह रहे हैं तो आपको तो उसको क्लियर करना चाहिए, नहीं भाई हमारी ऐसी मंशा नहीं है। फिर 400 लेके आपने क्या करना है मुझे आज तक समझ नहीं आ रही। अगर कुछ अच्छा करना है तो हम भी आपके साथ हैं, कांग्रेस के हर पार्टी साथ होगी, देश की तरक्की तो हर वक्त चाहता है। तो ऐसा नहीं है, कहीं इनकी करनी और कथनी में फर्क है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन उनका लक्ष्य है और यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कांग्रेस उसके साथ है? देखिए, जो उन्होंने कहा ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं होता। 1 नेशन और 1 इलेक्शन कैसे होगी? पहले पूरे इंडिया में कितने चरण पे आप लाओगे, कितनी डिफेंस लाओगे, कितनी आर्मी लाओगे, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस लाओगे, कितने बक्सेस लाओगे, कितने एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी दोगे, कितनों को क्या करोगे? क्या इतने बड़ी देश में जहाँ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ मुझे बता सकते हो कि इस एक ही दिन में कैसे हो सकता है? जम्मू कश्मीर में आप पार्लियामेंट का असेंबली नहीं करा सके, तो इतनी बड़ी बात आप करोगे जहाँ 543 MP 543 MP होंगे और उसके बाद कई वो MLAs का चुनाव होगा, फिर आपका कॉरपोरेशन भी है, फिर आपकी सरपंच की भी है, फिर आपकी BDC DDC ये वो सब इलेक्शन, तो कैसे पॉसिबल होगा? जी, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया, उस पर आपने कुछ हवाला नहीं दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आपको लगता है कि देश का प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार मिलने चाहिए? देखिए, जहाँ तक वो बात है उसके बाद में हम उसकी डिस्कशन तो देखी जाएगी, समय अभी क्या हालात बनते 4 के बाद, जैसे हम होंगे तो उसके बाद हमारी सत्ता 4 के बाद मैं होपफुल हूँ कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा और उसमें ये सारी चर्चाएं हमारी प्रायोरिटी पर रहेंगी। लेकिन आप कहते हैं कि लोकतंत्र भी खतरे में है। लोकतंत्र कैसे खतरे में है, जरा कुछ देखिए विनोद जी, रोशनी डालेंगे? देखिए विनोद जी, लोकतंत्र का ये खतरे में इसलिए है कि आज बात करने की आज़ादी किसी को नहीं है। आप कर रहे हैं ना? मैं कर रहा हूँ, खुल के कर रहे हैं? सुनिए ना, मैं आपको बताऊँ, उसी पे आता हूँ। मैं खुल के कर रहा हूँ क्योंकि जिस चैनल पे मैं हूँ, मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है जो ओपन माइंड का है और उस बात को करता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर में टॉप में जो जर्नलिस्ट हैं उसमें वन ऑफ द विनोद कुमार है। तो आप ये चीज़ ले रहे हैं, लेकिन आप नेशनल मीडिया पे आप देखिए ना क्या होता है, कितने हमारे चैनल हैं, प्राइम टाइम पे उनकी क्या डिस्कशन होती है। कभी आप उस डिस्कशन पे देखा आपने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये वो? कभी उन्होंने महंगाई की बात नहीं की, कभी उन्होंने बेरोज़गारी की बात नहीं की, कभी उन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं की, लेकिन वो हमेशा बात करेंगे, ध्यान भटकाने की बात करेंगे। असल मुद्दे से हम हट रहे हैं। असल मुद्दा ये है, हमारे देश में महंगाई एबनॉर्मल बड़ी है, एक किचन गरीब आदमी के उसके पहुंच से बाहर हो चुकी है और मतलब रोज़गार दूर दूर तक कहीं नहीं है। अगर है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। तो एक इंसान, नॉर्मल इंसान का या मध्यम वर्ग का या उससे नीचे वाले का जीना दुर्वार है। जी,
जब आप अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी को इतना ज़्यादा तरजीह देंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप पर भी इस तरह के आरोप लगेंगे। आप कहते हैं कि 15% बजट का हिस्सा माइनॉरिटी को होना चाहिए और माइनॉरिटी के ब्रैकेट में आप मुस्लिम लिख देते हैं। देखिए तो फिर आप क्यों ना उम्मीद करेंगे कि डिबेट में हिंदू मुस्लिम ही होगा। विनोद जी मेरी बात सुनिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमने उसमें कहा महिलाएं, पहले हमने कहा महिलाएं, फिर हमने कहा ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और मिनॉरिटीज़ में तो जैन भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब इन सब का नाम तो उन्होंने एडिट करके मुस्लिम कर दिया, मिनॉरिटी कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान, हमारा मैनिफेस्टो भी देख लो, पढ़ लो उसको, उसमें पूरा सबका हक बराबर की बात की, जिसका जो बनता है उसको हक मिलेगा। मतलब मिनॉरिटी को तरजीह नहीं देते हैं आप? नहीं, मिनॉरिटी अपनी जगह जो उसका फिक्स परसेंटेज होगी, जो उसका रेशियो बनता होगा, उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। जो जिसका बनता होगा उसका हक उसको मिलेगा। जी, आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आपने अपने कार्यकाल में कितनी मरतबा सरकारें गिराई हैं? क्या ये लोकतंत्र का? देखो, जहाँ तक विनोद जी मुझे नॉलेज है, आर्टिकल 356 में आता है। जी बिल्कुल। और ये एक संवैधानिक पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो कभी किसी सरकार को गिरा सकते हैं। गिराने के कई कारण होते हैं, हालात बेकाबू है, एंटी नेशनल एलिमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काबू में नहीं आ रहे, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें गलत प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उस समय 356 को लगाया जाता है। लेकिन इस सरकार ने कमाल किया, सरकार गिराई नहीं, सरकारें तोड़ी हैं। तोड़ के उन्होंने क्या किया कि भैया एकनाथ शिंदे जी 40 MLA लाओ तो तुम चीफ मिनिस्टर। जो एकनाथ शिंदे जिसको ईडी वगैरह लगानी चाहिए थी, उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। जिसको जेल में डालना था उसको डिप्टी CM बना दिया, शरद पवार के भतीजे को। इस तरह के हर स्टेट में आपने जो सरकारें तोड़ी, गिराई नहीं, तोड़ के बनाई है। तो अब आप 56 की बात, 356 की बात करेंगे तो गले से उतरती नहीं है। यानी आप करें तो सब ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो आप उसको दूसरा एंगल दे देते हैं। देखिए, अगर मान लो कहीं 356 कांग्रेस के टाइम में लगा, उसके बाद साल 2 साल के बाद तो इलेक्शन आई होगी। इलेक्शन आई होगी तो उसमें हर एक को मौका मिला होगा इलेक्शन लड़ने का। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार गिरा नहीं रहेगी, सरकार तोड़ रहे हैं। तोड़ के ये अपने ही पार्टी को भी उसमें पावर में शेयरिंग में लेते हैं, और ये उस मुद्दे पे चल रहे हैं। लेकिन आपके आचार्य प्रमोद जब ये खुलासा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले जो राम मंदिर को लेकर के आया है, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं राहुल गांधी, तो आप जब बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर मिल जाएगा कि वो कहेंगे कि बाबरी ताला लगा सकते हैं ये लोग, बुलडोजर चला सकते हैं ये लोग मंदिर पर। देखिए विनोद जी, मैं एक साफ बात बताऊं, जिस देश में 140 करोड़ की जनता है और मेजॉरिटी एक कम्युनिटी की हो, ईमानदारी से बात है, और ऐसा नहीं है, राम जी के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं। तो कौन उसमें बुलडोजर चलाएगा जी? कौन वहाँ ताले लगाएगा? ताले तो राजीव गांधी ने खुद खुलवाए थे, तो कौन ताले लगाएगा? अब इनका क्या है, इन्होंने आधी अधूरी परिचय, क्योंकि इनको पता था कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, वह हम नहीं कर सकते। जब हमारे 4 जिनको हम शंकराचार्य जी कहते हैं, शिव जी का रूप मानते हैं, तो हम वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने बेमुहूर्त की है और आज 30% काम हुआ, आधी अधूरी प्रतिष्ठा की है। तो जब वो पीछे अभी उनका बयान भी आया था, उन्होंने कहा कि हम इस मंदिर का दोबारा जब पूरा निर्माण होगा, हम इसको दोबारा शुद्धिकरण करेंगे। शंकराचार्य जी का बयान है, शुद्धिकरण करेंगे। शंकराचार्य ने बाद में दिया, नाना पटोले को ज़्यादा पहले थी, ज़्यादा पहल उनको थी। सर मेरी बात, शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर भाजपा को एक मौका आप दे देते हैं। सर मेरी बात विनोद जी, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं पंडित हूँ, हमारे घर में भी शादी ब्याह सुख दुख के कई कार्यक्रम होते हैं, तो हम वो पंडित से ही कराते हैं, हम खुद नहीं बैठ जाते। मैं खुद नहीं पूजा करने बैठ जाता। पंडित जी करवा रहे थे, नहीं, पूजा में खुद बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने सारा खुद किया, और हाइड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट नहीं किया जी, स्पीकर को इनवाइट नहीं। प्रोटोकॉल में क्या होता है, प्रोटोकॉल में आपका प्रेसिडेंट और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। मोहन भागवत थे वहाँ पे, RSS चीफ। कॉन्स्टिट्यूशनली उनका नहीं है ना, वो तो एक RSS के हैं, चीफ हैं, Z+ में है, उनका एक स्टेटस है, चलो जी RSS का बना दिया इन्होंने, बट प्रैक्टिकली उनका तो नहीं है ना इसके साथ, गवर्नमेंट में तो वो है नहीं जी, वो तो बिहाइंड द कैमरा है जी। आप ये चाहते थे कि राष्ट्रपति को न्योता दिया जाना चाहिए था? अरे जब ओम बिरला, मैं कह रहा हूँ, जब इन्होंने नई पार्लियामेंट बनाई तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उसके कार्ड में नाम नहीं था जी। आप अब कह रहे हो जी उसकी
पार्लियामेंट में नहीं उसको बुलाया गया, उसके कार्ड में नाम नहीं था, तो फिर अब इन बातों से क्या हम सोचें। आप कहते हैं कि श्री राम आराध्या हैं आपके, फिर क्या जरूरत थी आपको मंदिर के न्योते को अस्वीकार करने की? विनोद जी, बिन मौसम बरसात है, जब मंदिर की आधी अधूरी वो है, शंकराचार्य नहीं जा रहे, साधु महाराज सारे संगठन जितने भी ये देखो, शंकराचार्य जी का बयान सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जी। तो एक इसको एविडेंस के तौर पे लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब माना गया कि रामचंद्र जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, उनको बुलाया क्यों नहीं गया, वो आए क्यों नहीं? तो कांग्रेस कैसे आएगी जब हमारे शंकराचार्य नहीं कांग्रेस आएंगे? को लगता है कि मिनॉरिटी नाराज हो जाएगी? नहीं, कांग्रेस minority की के बात बड़े नहीं। नेता अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाते तो आपके मिनॉरिटी के लोग कहीं ना कहीं विनोद खिसक जी, जाते हैं। विनोद minority जी, बोला था। अगर आप शंकराचार्य को बुलाते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाते, स्पीकर डिप्टी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपको बुलाते, बुलाया था, सोनिया गांधी को बुलाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे, निरंजन जोशी को बुलाया था ऑफिशियली कोई इन्विटेशन नहीं था, वैसे तो था जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे आचार्य जी, मतलब हमारे गुरु जी शंकराचार्य जी नहीं आए, तो पहले उनको तो लाओ, वो आते तो हम भी आते, क्यों नहीं आते जी। हमने कब नहीं कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट का सलाम किया, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हमने उसको भी सब किया, हमने कोई टिप्पणी उसमें नहीं की। और हम कब कह रहे हैं, राजीव गांधी जी ने खुद इसको ताले खुलवाए थे, ये तो सारी दुनिया जानती है जी। फिर बाद में क्यों आपने बैकड्रॉप कर लिया? ताले खुलवाए थे, उसके बाद चुप्पी चाट दी। नहीं, कोर्ट में मामला चल रहा था ना। कुछ स्टेट्स में आपको हार मिली उसके बाद, इसलिए आपको नहीं, लगता था- ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो अब जो आरएसएस का प्रचार होता है वो इसी टाइप का करते हैं, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में था और कोर्ट में मतलब ये एक नहीं 22 वकील कम से कम, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इस केस को लड़ रहे थे। तो अब वो जिसमें से आधे आपके थे। देखिए, जहाँ प्रोफेशन होता है उसमें हमारा क्या आपका क्या, वकील तो फीस लेता है और अपने उसके वकील के लिए लड़ता है, उसमें आप कहोगे जी वो ठीक है, किसी की विचारधारा हमसे मिलती है, किसी की उससे मिलती है, लेकिन अगर उसको फीस मिल रही है तो मेरे को नहीं लगता वकील, डॉक्टर का भी कौन सा है, डॉक्टर के लिए पेशेंट सब बराबर है, उसको फीस से मतलब है, इसी तरह सबका हिसाब होता है। भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, मंदिर को काल्पनिक मानते हैं, और इवन की राम सेतु को भी आप नहीं मानते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, हमारी पूरी उसमें रामायण को आस्था नॉवल है। कहते हैं आप। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जहाँ तक रामचंद्र की पूरी आस्था रखती है, हमारा पूरा विश्वास है, हम बल्कि हर घर में राम है, तो इसको डिनाई तो हम नहीं कर सकते। किसी इंडिविजुअल ने कह दिया हो तो फिर वो आप कहोगे जो पार्टी के ना स्पोक्समैन ने कहा, ना प्रेसिडेंट ने कहा, ना जनरल सेक्रेटरी ने कहा, पता नहीं किसने कहा। जी, लेकिन बड़ा अजीब सा है राजीव जी, कहीं ना कहीं ऐसे एक पार्टी विप जारी करती है, ऐसे ही आपने भी कोई विप जारी करना चाहिए। कुछ ऐसे आपके नेता हैं, आपके बने बनाए खेल को बिगाड़ देते हैं। शुरू करता हूँ मणिशंकर अय्यर से। देखिए विनोद जी, अच्छा खासा स्मूथली आपका प्रचार चल रहा था। जनाब को पाकिस्तान की चिंता होगी कि उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके पास परमाणु शक्ति है। देखिए विनोद जी, मैं आपसे बात करूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, उनका ऑफिशियली पोस्ट कोई नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल कोई पुराने आईएएस ऑफिसर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बयान दिया, वहाँ तक तो चलो मैं मानता हूँ कि भाई दिया, लेकिन क्या है कि बयान पूरा नहीं दिखाया जाता। जब आप बयान को पूरा देखोगे तो उसकी मंशा पता लग जाएगी। फिर दूसरी बात यह है, परमाणु आज अगर उनके पास है, उनके पास आज एटम शक्ति है या परमाणु है, तो हम इंडिया के पास 2002 में हमने पोखरान किया था, हमने आज से 22 साल 20 साल पहले कर दिया। तो आज हम टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट कितने गुना आगे चले गए हैं। पाकिस्तान अगर आज है तो ये मणिशंकर जी को भी पता है कि इंडिया उसे 100 टाइम्स आगे होगा जी। लेकिन उससे पहले 2019 में क्या जरूरत है मणिशंकर अय्यर को? वो वीडियो बाहर वायरल हुआ, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। पाकिस्तान हेल्प करे, मोदी को हटाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मणिशंकर, ये कांग्रेस की राय नहीं है, वो एक इंडिविजुअल की राय हो सकती है। अब मैं आपको कहूँ, मोदी जी बिरयानी के बिन बुलाए खाने चले गए, जिना की मज़ार पर अडवाणी जी ने चादर चढ़ाई, उनको सेकुलर कहा, तो मेरा ये अभी एक वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो जिना के पोते से इन्होंने फंडिंग भी की है जी। हाँ, तो मैं अब इसको क्या कहूँ, वो तो एक इंडिविजुअल हो गया, कर लिया होगा उन्होंने अपना। तो लेकिन अगर जो पार्टी का प्लान होता है या पार्टी का आइडियोलॉजी होती है या पार्टी की गाइडलाइन होती है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर मणिशंकर अय्यर कुछ बड़ा बयान देते तो वो आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता के तौर पर बयान देते। अगर उन्होंने गलत दे दिया तो वो कॉस्मेटिक हो गया, नहीं ऐसा एक्सेसरी हो गए। देखिए, आप नेट पे भी सर्च करते, आज तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, डिजिटल इंडिया है, हर चीज़ साइट पे अवेलेबल है, आप उसके पर उनके में टाइप करके देख लीजिए। अगर आपको लगता होगा कि भाई वो स्पोक्समैन है पार्टी के
या जनरल सेक्रेटरी AICC हैं या पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, फिर तो मैं बात करूं। इंडिया ब्लॉक के सबसे वयोवृद्ध नेता कौन है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं POC के, वो भी आप ही के हिस्सा है। नहीं, आप मानते हैं हिस्सा है? देखिए विनोद जी, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ठीक है, वो हमारे गठबंधन में हैं। मैं ये बताता हूँ, हिंदुस्तान सिर्फ 3 चीज़ों से उसकी वर्ल्ड वाइड पहचान है। पहला, महात्मा बुद्ध की वजह से शांति प्रिय देश, तो नॉन वायलेंस वाला जो देश पूरे वर्ल्ड में है वो हिंदुस्तान है, और इसकी छवि उसी वजह। दूसरी महात्मा गांधी, और तीसरी नेहरू जी। इन 3 की वजह से हिंदुस्तान की एक छवि है। और अगर शांति की कोई बात करता है तो ये हिंदुस्तान के कल्चर, इस वजह से नहीं, ये शुरू से ही, आज 70 सालों से भी, उससे पहले भी, आप मुगलों का भी दौर देखेंगे, आप अंग्रेज़ों का भी देखो, तो नॉन वायलेंस में हिंदुस्तान के लोग बिलीव करते हैं। राजीव जी, नेहरू जी के लिए आपके लिए सम्मान है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नेहरू, पंडित नेहरू ही ये सारे फसाद की जड़ थे, आतंकवाद भी पंडित नेहरू की देन है। देखिए विनोद जी, जब पंडित नेहरू जी ने सरकार संभाली उस समय था क्या? बेरोज़गारी, भुखमरी, लोगों के पास कपड़ा नहीं, पहनने को नहीं, खाने को नहीं, नौकरियां नहीं, डेवलपमेंट कोई नहीं, आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मतलब जो विरासत में मिला वो कुछ भी नहीं था। आज इंडिया कई नेशंस को खाना देता है, कई नेशंस को फंडिंग कर रहा है, डोनेशन दे रहा है। अभी हमारे मोदी जी ने कई कंट्रियों को दी, तालिबान वहाँ अफ़गानिस्तान में भी दिया, मतलब ऐसी राहतें देते रहता है। तो आज ये नेहरू जी की ही देन है कि इंडिया जो इस पोजीशन में पहुंच गया है और कई लोगों को रिलीफ देता है। तो ये अब आप कहोगे जी नेहरू जी ने किया, तो मैंने ये कश्मीर के इशू पर नहीं, देखिए कश्मीर का इशू एक अलग इशू है। अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हैंडल करते तो ठीक हो जाता है। देखिए, एक तो RSS वालों ने झूठ प्रचार किया है। जो पटेल जी हैं उनकी नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने से 1 साल पहले डेथ हो गई थी जी, ट्रेजिक डेथ हुई है, जो भी सुनिए। और वो प्रधान कहते जी ये प्रधान होते तो क्या करते? मैंने कहा कश्मीर को अगर वो हैंडल करते, मैं नहीं कहता प्रधानमंत्री उनको बनाया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है हैंडल, देखो इन सब की इकट्ठी राय होती थी, ऐसा नहीं है कि वो हैंडल कर लेते। मान लो एक टीम है, एक कमेटी है, वो ये हर फैसले वो बैठ के ही डिस्कस होते थे, ऐसा नहीं। हाँ, उनमें आपस में कई दफ़ा सुनने में, किताबों में पढ़ने हैं, उनके अपने विचार अलग होते, लेकिन फाइनल फैसला होता था। ऐसा नहीं है कि उसमें इन्होंने उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया होगा, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में लिया होगा। और उस समय के क्या हालात थे, उस महाराजा की एक हिस्ट्री है, उस पर कभी आप डिबेट करेंगे तो मैं बताऊँगा कि महाराजा जी जब थे उनका ये टेंशन थी कि मेरे पास मेजॉरिटी जो है मुस्लिम है, तो अगर मैंने हिंदुस्तान के साथ अपना विलय किया तो ये ना हो कि मेरे रिवोल्ट हो जाए। तो शेख अब्दुल्ला ने उस समय उनके साथ सपोर्ट करके कहा नहीं, इंडिया के साथ हम चलेंगे। फिर शेख अब्दुल्ला को 19 साल के लिए, 14 साल के लिए जेल में क्यों रखा? देखिए ऐसा होता है कि आप किसी को जब संविधान के तहत लेते हैं, उसकी उस ओवर सेरेमनी थी, और उसके बाद अगर वो उस लाइन से फिर अलग हो जाए तो फिर इनके पास, देखिए मैं एक ओपन आपसे बात करूं, जम्मू कश्मीर के ऊपर कम से कम भी 7-8 एजेंसियां वर्किंग करती हैं इंडिया की। उनकी क्या इनपुट मिली, क्या उन्होंने डाटा फीड किया, क्या उन्होंने दिया, उस पर जो भी प्रधानमंत्री होता वो एक्शन करता। फिर 14 साल के बाद वो दूध के दूल्हे हो गए और फिर उनको दोबारा से गद्दी पे बिठा दिया। देखिए 14 साल और उसमें बड़ा फ़र्क होता है। जब एक दफ़ा बंदा कहीं होता है, बैठा होता है, फिर उसको आज चीज़ों की समझ आई थी। अल्टीमेटली वो जब बैठता है, पढ़ता है, देखता है, समझता है, फिर वो कहता है यार वो मेरा, अब हम भी जब छोटे थे हमारी सोच अलग थी, अब इस स्टेज में आ गए तो हमारी सोच अलग है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ समय हर चीज़ का इलाज होता है, और वक्त के साथ सब चीज़ें समझ भी आनी शुरू हो जाती उमर अब्दुल्ला ने आज भी कहा है कि कहीं ना कहीं 370 को वापस लाया जाएगा, और चुनौती यह है कि इस मुद्दे को जीवित रखना है। देखिए विनोद जी, इसमें एक बात सामने साफ है, एक 370 सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी थी कि भाई 370 अब कोई मुद्दा नहीं है जी। कांग्रेस का मानना है कि हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन करो, हमारी गवर्नमेंट आते हैं, हम पहले स्टेटहुड बनाएंगे जी, ठीक है, हम स्टेटहुड बनाएंगे, वो हमारी कमिटमेंट है, पब्लिक से ओपन है जी। दूसरा, उमर जी का जो बयान है, ये होना चाहिए था कि पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, फिर 370 वो तोड़ते तो ज़्यादा अच्छा था, या क्या था, जो फैसला होता। डिबेट इस पर हुई नहीं, और आनंद फानन में 19 तारीख शायद कोई मुहूर्त निकाला होगा अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, 19 तारीख को ही क्यों, तो शायद उनको लगता होगा नहीं 19 को ही तोड़ते हैं, जबकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई थी, वहाँ भी पहुँचे, खत्म कर दी, कर दी ना, चल रही थी ना उन दिनों। तो मेरा ये कहने का मतलब, उस यात्रा को डिस्टर्ब करना, उस यात्रियों का वापस जाना, पूरी यात्रा ना होना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ सवाल पैदा करता है।
आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि कहा है कि हम इंडिया ब्लॉक का ये लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने देना है। यानी आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आ जाएगी? नहीं, देखिए जो उन्होंने कहा, पहले मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के भी जितने लीडर होते हैं ना, कहते हैं अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बने, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, फलाना करेंगे, आरक्षण करेंगे, वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये पूरा डर है कि कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार ना आ जाए। बाकी देखिए, जहाँ प्लेयर फाइट में होते हैं तो उनकी तो कोशिश होती है कि भाई पूरा जोर इंडिया गठबंधन लगा रहा है, वो एनडीए भी लगा रहा है, तो अल्टीमेटली आज जो रुझान आ रहे हैं, जैसे हमें पता लग रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बीजेपी काफ़ी डाउन चली गई है। अब इंडिया गठबंधन ही आगे की लीड ले रहा है। क्या कांग्रेस को इस चीज़ का एहसास है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली लड़ती, अकेले लड़ती, ब्लॉक में नहीं लड़ती, तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब ये एक बैठ के कमेटी डिसाइड करती है, जैसे हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसमें हमारे स्टेट के लीडर्स सब होते हैं, तो अल्टीमेटली बैठ के एमिकेबली एक फैसला किया जाता है क्या पार्टी के लिए बेहतर होगा। तो उन्होंने ये सोचा होगा, तो डेफिनेटली उनके पास अपने सर्वे भी होंगे, अपना इनपुट भी होगी, पार्टी लीडरों की रजामंदी भी होगी, उस हिसाब से उन्होंने फैसला लिया होगा। आप ब्लॉक का बड़ा घटक है, कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का बड़ा घटक है, लेकिन आप महबूबा मुफ्ती को एक अनंतनाग वाली सीट नहीं दिलवा पाए। देखिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा कई जगह होता है कि इंसान, अब आप बंगाल में चले जाओगे या कहीं और चले जाओगे, ऐसा होता है कि कई दफ़ा कंप्रोमाइज़ की स्थिति होती है और कोई नहीं भी मानना चाहे, या वो कहता हो कि भाई एक सीट मुझे दे दो, नहीं वो माने या नहीं माने, तो फिर अल्टीमेटली भाई ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो कैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन रहोगे आप हमारा हिस्सा। देखो, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है, खूबसूरती ये है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी आपस में लड़ रहे हैं। अब उनकी देखो, दो में से तो एक आएगा, या एनसी आएगी या पीडीपी आएगी, बीजेपी तो है ही नहीं, तो इसलिए इंडिया गठबंधन को उसमें कोई नुकसान नहीं है। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी विनोद जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।